हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के कुछ ऐसे वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्जाम के जीएस पेपर में पास्ट में आ चुके हैं। ठीक है ना। हाँ, तो वो वाले पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ईयर 2000 में आया था कि द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। ठीक है। हाँ, तो आगे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो वो है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट की कंसेंट हो ना हो उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। हम इंटरनेशनल ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ लाभ बना सकते हैं। ठीक है, डिटेल देखते हैं आगे। अंडर आर्टिकल 253, 253 आर्टिकल के तहत, ठीक है ना, अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक एनी लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स और कन्वेंशंस। ठीक है। Thus it can also legislate on state list in this regard. ठीक है। It does not require the consent of all states or majority of states or the concerned state. ठीक है। तो ये याद रखना, आर्टिकल 253 के तहत इंटरनेशनल कन्वेंशन या ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी कानून बना सकता है, चाहे वो मैटर स्टेट लिस्ट में क्यों ना फॉल करता हो। ठीक है। स्टेट की कोई ज़रूरत भी नहीं है कंसेंट की। ठीक है। हाँ, आर्टिकल 253। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनी बिल इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है ना। हाँ, तो वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट मनी बिल के बारे में एक ही है कि मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नो, इट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, ये सिर्फ लोकसभा में ही होता है। ठीक है। हाँ, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज़ मनी बिल आर नॉट। ठीक है ना। Then the Rajya Sabha must return the bill passed by the Lok Sabha and send it for consideration within 14 days. ठीक है। Then the president cannot return the money bill to the Lok Sabha for reconsideration. ठीक है। थोड़ा डिटेल देखते हैं। Money bill can be introduced in Lok Sabha only and Rajya Sabha has got very limited power in this regard. ठीक है। There a bill is considered as money bill if it contains only those provisions which are mentioned in Article 110 of the Constitution. ठीक है। एक बिल को मनी बिल तब बोलेंगे अगर उसमें वो वाले सारे प्रोविजंस हैं जो कि आर्टिकल 110 में मेंशन हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है ना। हाँ, the money bill has to be returned by the Rajya Sabha with or without recommendation within 14 days. ठीक है। Otherwise it is deemed to have been passed by both the houses. ठीक है। The provisions mention हाँ ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 73rd Constitution Amendment Act 1992 refers to what? आंसर है कि इट रेफर्स टू लेइंग द फाउंडेशन फॉर स्ट्रांग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। ठीक है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि द 73rd Constitutional Amendment Act 1992 एडिड अ न्यू पार्ट 9th, ठीक है, टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल एज द पंचायत। ठीक है। हाँ, पार्ट 9th ऐड हुआ जिसका टाइटल था द पंचायत। ठीक है। दिस पार्ट कवर्स द प्रोविजंस फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243O। ठीक है। ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है पंचायत वाला, जो कि 9th पार्ट में आता है। ठीक है ना। इसमें आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 क्लास O तक आते हैं। ठीक है ना। हाँ, दिस 73rd Constitution Amendment also added a new 11th schedule covering 29 subjects within the functions of the पंचायत। ठीक है। हाँ, इस 73rd Constitution Amendment ने एक नया स्केड्यूल ऐड करा जो कि 11th स्केड्यूल था। ठीक है ना। और इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, पंचायत के फंक्शंस विद इन द फंक्शंस ऑफ पंचायत। ठीक है ना। हाँ, तो याद रखना 73rd Constitution Amendment 1992 में आया। ठीक है ना। हाँ, मतलब 1992 का एक्ट है और इससे जो है एक नया पार्ट 9th ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में और जिसका नाम था टाइटल था द पंचायत। ठीक है। और इसमें आर्टिकल 243 से 243O तक आते हैं। ठीक है। और इसमें नया एक स्केड्यूल आया 11th स्केड्यूल जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं पंचायत के फंक्शंस के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द होस्ट टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक। ठीक है। दिस फेनोमेना इज नोन एज आंटर है यील्डिंग द फ्लोर। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? यील्डिंग द फ्लोर, YIELDING, यील्डिंग द फ्लोर या यील्डिंग, कुछ यील्ड पे पढ़ते हैं। ठीक है, यील्डिंग द फ्लोर या यील्डिंग द फ्लोर। ठीक है ना।
हाँ, तो इसको अगर स्पीकर एक मेंबर को रोके बोलने से और दूसरे को बोले वो कि तू बोल, तो इसको बोलते हैं यील्डिंग द फ्लोर, ठीक है। हाँ, डिटेल देखते हैं। द स्पीकर कैन स्टॉप अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक। दिस फेनोमेनन इज नोन एज यील्डिंग द फ्लोर, ठीक है ना, यील्डिंग द फ्लोर। हाँ, इसी में एक और टर्म देते हैं डिकोरम, ठीक है। डिकोरम क्या होता है? डिकोरम एज कंटेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर मीन्स adhering to basic rules and principles that govern the conduct of debate and business in the house. So this is decorum, ठीक है। देन एक और टर्म आती है क्रॉसिंग द फ्लोर। क्रॉसिंग द फ्लोर इसका मतलब होता है क्रॉसिंग, CROSSING। क्रॉसिंग द फ्लोर मीन्स वोटिंग अगेंस्ट पार्टी लाइन और चेंजिंग साइड टू अनदर पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड टू द फर्स्ट पार्टी, ठीक है। हाँ, तो मतलब कि फर्स्ट पार्टी में इलेक्ट हुआ लेकिन किसी दूसरी पार्टी की तरफ लाइन हो जाए या पार्टी लाइन से हट के या पार्टी लाइन के अगेंस्ट जो है वोटिंग करो, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर, ठीक है ना। मतलब कि इसमें फ्लोर ही क्रॉस कर दिया, वो पार्टी के अगेंस्ट वोट डाला, ठीक है, पार्टी लाइन के, ये दूसरी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है, क्रॉसिंग द फ्लोर। देन एक और टर्म है इंटरपिलेशन, INTER, इंटर PELLATION। इंटरपिलेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आस्किंग अ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव टू एक्सप्लेन एन एक्ट और पॉलिसी, ठीक है। इट समटाइम्स मे लीड टू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और चेंज इन गवर्नमेंट, ठीक है ना। हाँ, तो इंटरपिलेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इससे हम गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को पूछ सकते हैं कि किसी पॉलिसी या एक्ट को एक्सप्लेन करो, ठीक है, उससे एक्सप्लेनेशन चाह सकते हैं, ठीक है, इंटरपिलेशन के तहत, ठीक है। ये एक वो प्रोसेस होता है, इसको इंटरपिलेशन बोलते हैं, ठीक है। इससे नो कॉन्फिडेंस का वोट भी हो सकता है या गवर्नमेंट भी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, फिर बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट सिर्फ दो स्टेटमेंट है। नंबर 1 कि अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और दूसरा यह है कि अटॉर्नी जनरल मस्ट हैव सेम क्वालिफिकेशंस एज आर रिक्वायर्ड फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यस, इसी का डिटेल में देख लेते हैं आप, ठीक है ना, कि आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट इन लीगल मैटर्स, ठीक है। हाँ, अटॉर्नी जनरल, हाँ ये याद रखना, आर्टिकल 76, ठीक है। आर्टिकल 76 जो है अटॉर्नी जनरल से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76, ठीक है। हाँ, अटॉर्नी जनरल enjoys all the privileges and immunities that are available to a member of parliament but he is not a member of the parliament, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, हाँ, उसको वो सारे जो हैं प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज़ हैं जो कि एक MP को हैं, वो सारे अटॉर्नी जनरल को हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल जो है MP नहीं है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड आर देयर जॉइंट सिटिंग एंड एनी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी अ मेंबर, ठीक है। तो पार्लियामेंट में बैठ सकता है या अगर किसी कमेटी में है उसमें भी हिस्सा ले सकता है, ठीक है ना। हाँ, हाउएवर ही डज नॉट एंजॉय द राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट और इट्स कमेटी, ठीक है ना। हाँ, अटॉर्नी जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देयरफॉर ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, ठीक है। हाँ, किसी टाइम भी रिमूव कर सकता है और वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही रहता है, ठीक है ना। हाँ, अटॉर्नी जनरल हीज रिमूवल डज नॉट रिक्वायर द इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। अटॉर्नी जनरल को हटाने के लिए कोई इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ प्रेसिडेंट डायरेक्टली हटा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट में आ गया लोकल बॉडीज, लिस्ट सेकंड में आ गया स्टेट्स इन 1999, ठीक है। हाँ, तो हमें करेक्ट जो है वो करेक्ट पेयर को मैच करना है, ठीक है ना। हाँ, कॉलम ए में आ गया लोकल बॉडीज, कॉलम बी में आ गया स्टेट्स इन 1999, 1999 में क्या स्टेट्स थी, ठीक है ना। आ गया जिला परिषद एट दी सब डिविजनल लेवल, ठीक है, ये असम में 1999 में असम में थी, ठीक है ना। देन मंडल प्रजा परिषद ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, 1999 में। देन ट्राइबल काउंसिल मिजोरम में, ठीक है। एब्सेंस ऑफ विलेज पंचायत 1999 में कहाँ पे एब्सेंट थी? ये थी मेघालय में, ठीक है ना, कि एब्सेंस ऑफ विलेज पंचायत इज इन मेघालय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज, ठीक है ना, एंड जैसे मतलब हो गया
कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और करेक्ट सीक्वेंस इन द ऑर्डर ऑफ देयर प्रेसिडेंस, PRECEDENC, उनकी प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या जो है प्रेफरेंस है इनकी, ठीक है ना, वो सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है कि पहले नंबर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है, हाँ, पहले आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड देन कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। हाँ, कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड यूनियन एंड कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है ना। द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज रिलेटेड टू द रैंक एंड ऑर्डर ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट वो होता है रैंक के हिसाब से, ठीक है। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, देन इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देन कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज टू डू व्हाट। आंसर है कि इज टू एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है। ये होता है फाइनेंस कमीशन का फंक्शन, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन होता है कि प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल मैटर में एडवाइस करो, ठीक है। डिटेल देख लेते हैं थोड़ी कि द फाइनेंस कमीशन इज एन एडवाइजरी बॉडी, हाँ, इट डज नॉट एलोकेट द फंड्स टू मिनिस्ट्रीज नॉर डिस्ट्रीब्यूट रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। फाइनेंस कमीशन, हाँ, एनुअल बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर करती है, ना कि फाइनेंस कमीशन, क्या एनुअल बजट, ठीक है ना। हाँ, देन उसके बाद है कि ये फाइनेंस कमीशन इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ कंस्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। फाइनेंस कमीशन जो है ये आर्टिकल 280 में मेंशन है, 280 में, ठीक है। और ये हर 5 साल बाद जो है प्रेसिडेंट इसको कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन को। फाइनेंस कमीशन, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द फाइनेंस कमीशन टू रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट अबाउट द फॉलोइंग मैटर्स। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ द डिविजिबल टैक्स बिटवीन दिस यूनियन एंड दिस सेंटर, बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है। उसके बाद है द प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट्स आउट ऑफ द CFI, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आगे कि हाँ, this finance commission also recommend to the president about the measures needed to augment the consolidated fund of state to supplement the resources of the panchayats and the municipalities of the state on the basis of the recommendation of the finance commission of the state, ठीक है। नेक्स्ट है कि इट इज़ आल्सो द ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट अबाउट एनी अदर मैटर रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस। Next question is कि a college student desires to get elected to the municipal council of his city. The validity of his nomination would depend on the important condition among others that हाँ, तो आंसर है कि his name figures in the voter list, उसका नेम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, तभी वो जो है वो म्यूनसिपल काउंसिल में इलेक्ट हो सकता है, ठीक है। हाँ, डिटेल में देखते हैं कि अंडर द गिवन कंडीशंस द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस विच शुड बी फुलफिल्ड इज दैट द नेम ऑफ द कैंडिडेट शुड फिगर इन द वोटर्स लिस्ट, ठीक है। ओनली देन ही कैन गेट इलेक्टेड टू द म्यूनसिपल काउंसिल ऑफ हिज सिटी। Then, which one of the following is not a feature of the Government of India Act 1935, ठीक है। तो आंसर है ये कि DRG at the center as well as in the provinces, ठीक है। हाँ, इट इज़ नॉट द फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के DRG सेंटर में और प्रोविंसेस में दोनों पे नहीं है, ठीक है। ये 1935 एक्ट का फीचर नहीं है। बाकी जो और फीचर हैं वो हैं कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर, आप देन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। ये 1935 के एक्ट के फीचर हैं। डिटेल में देख लेते हैं कि इट अबॉलिश्ड कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट अबॉलिश्ड DRG इन द प्रोविंसेस बट इंट्रोड्यूस DRG इन दिस सेंटर के 1935 वाले एक्ट ने DRG जो है प्रोविंस में ख़त्म करी और सेंटर में DRG लाई, ठीक है ना। हाँ, DRG in the provinces was introduced by the Government of India Act 1990। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें प्रोविंसेस में DRG लाई थी, लेकिन 35 वाले एक्ट ने हटा दी, ठीक है। द 1935 एक्ट आल्सो प्रोवाइडेड बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस सच एज बंगाल, बम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस।
यूनाइटेड प्रोविंसेस आज के यूपी को बोलते हैं, ठीक है। The 1935 Act also provided for an all-India federation consisting of provinces and princely states, ठीक है। However, the federation did not come into existence, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, ठीक है। हाँ, कुछ स्टेटमेंट दी गई इनकरेक्ट वाली बतानी है। वो इनकरेक्ट ये है कि डाटा एंड नागर हवेली वर अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1954, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। बिकॉज डाटा एंड नागर हवेली वर अंडर द कॉलोनियल रूल ऑफ द पुर्तगीज नॉट द फ्रेंच अनटिल इट्स लिबरेशन इन 1954, ठीक है। 1954 में जब आज़ादी हुई उससे पहले ये मतलब कि इस डाटा नागर हवेली जो है इनकी लिबरेशन हुई, उससे पहले पुर्तगीज़ के अंदर थे, ठीक है। अच्छा, और जो करेक्ट स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की वो देख लेते हैं कि गोवा अटेंड फुल स्टेटहुड इन 1987, यस करेक्ट। उसके बाद ड्यू, जैसे दमन एंड ड्यू होता है ना, ये जो ड्यू है, ड्यू इज़ एन आइलैंड इन द गुल्फ ऑफ खंबत। गुल्फ ऑफ खंबत में है आइलैंड जिसका नाम है ड्यू, DIU, ड्यू, ठीक है। देन दमन एंड ड्यू वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय द 56th अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा इज़, तो आंसर है कि मध्य प्रदेश, ठीक है। कि द स्टेट दैट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा इज़, आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। डिटेल में देखते हैं। हाँ, कि इन द गिवन ऑप्शंस जिनमें आ गया बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है। चार ऑप्शन में से इन चारों में से मध्य प्रदेश के पास ज़्यादा जो हैं वो एसटी ट्राइब के लिए लोकसभा में सीट्स रिजर्व हैं, ठीक है। हाँ, कि इन दीज ऑप्शंस गिवन मध्य प्रदेश विद 6 सीट्स, 6 सीट्स हैं, ठीक है, लोकसभा के लिए, हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा, ठीक है। हाँ, बिहार एंड उत्तर प्रदेश हैव नो सीट रिजर्व फॉर ST। बिहार और यूपी में जो है ST के लिए कोई जो है वो सीट रिजर्व नहीं है लोकसभा के लिए। हाँ, एंड गुजरात हैज़ 4 सीट्स रिजर्व फॉर ST। गुजरात में 4 सीट ST के लिए रिजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द इंडिवर ऑफ एवरी स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी एज ऑफ एजुकेशन। आंसर है कि आर्टिकल 350 क्लास A, ठीक है ना। कि हाँ, आर्टिकल 350A, आर्टिकल 350A, ठीक है ना। आर्टिकल 350A 350A of the Constitution provides that it shall be the endeavor of every state to provide adequate facility for instruction in the mother language at the primary stage of education, ठीक है। क्या आर्टिकल 350A provides that it shall be the duty of it shall be the endeavor of every state to provide adequate facility instruction in mother tongue at primary education means हाँ, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाँ टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन अ मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, ठीक है। हाँ, तो करेक्ट आंसर है कि ऑनली इफ़ ही सीक सच एडवाइस, सिर्फ अगर प्रेसिडेंट लेता हासिल करना चाहता है एडवाइस तभी ही देगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये डिटेल देखते हैं। The Supreme Court of India tenders its advice to the President only if he seeks such advice, ठीक है, अगर वो चाहता है ऐसी एडवाइस। The advice is not binding in nature, ठीक है। ये एडवाइस जो है प्रेसिडेंट पे बाइंड नहीं होगी, ठीक है। आर्टिकल 143 में है ये मेंशन, ठीक है, 143 आर्टिकल में। सुप्रीम कोर्ट में आल्सो रिफ्यूज टू एडवाइस अंडर आर्टिकल 143 क्लास 1, ठीक है। हाँ, एक आर्टिकल है 143 143 क्लास 1, उसके अंडर सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिफ्यूज़ भी कर सकती है एडवाइस देने में, ठीक है ना। आर्टिकल 143 क्लास 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ भी कर सकती है। हाँ, बाकी आर्टिकल 143 क्लास 1 में ये भी है, ठीक है। बाकी आर्टिकल 143 जो है ये प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज़ इज़ नॉट परफॉर्म्ड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से जो करेक्ट है वो है दिस वन के टू कंट्रोल, हाँ वो वाली हमें बतानी है ड्यूटी विच इज़ नॉट परफॉर्म बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वो ये है कि टू कंट्रोल द रिसिप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ पब्लिक मनी एंड टू इंश्योर दैट द पब्लिक रेवेन्यू इज़ लॉज्ड इन द एक्सक्यूचर। तो ये चीज़ जो है ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का काम नहीं है, ठीक है ना। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का काम है कि
टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसके बाद है कि टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है, ये भी कंट्रोलर डायरेक्टर जनरल का काम है। उसके बाद टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये भी कैज का काम है, मीन्स CAG मीन्स कंट्रोलर डायरेक्टर जनरल, ठीक है। तो वो वाला जो काम था ना कि टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी, ठीक है, हाँ, एंड टू इंश्योर द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉस्ट इन द एक्सपेंडिचर इज नॉट द ड्यूटी ऑफ CAG, ये CAG की ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट फर्स्ट में आ गया पब्लिशर, लिस्ट सेकंड में आ गया पब्लिकेशन, कि कौन सा पब्लिशर कौन सी पब्लिकेशन करता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो लिस्ट फर्स्ट में आ गया पब्लिशर, लिस्ट सेकंड में आ गया पब्लिकेशन, ठीक है। हाँ, तो पहला आ गया पब्लिशर वाली में आ गया मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, ये क्या पब्लिक मतलब क्या पब्लिश करती है, तो ये कहती है होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। हाँ, होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। उसके बाद है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या पब्लिश करता है, आंसर है नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स, ठीक है। नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स को कौन पब्लिश करता है, आंसर है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO करता है किसको, CSO करता है इसको नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स को पब्लिश, ठीक है। उसके बाद है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या पब्लिश करता है, इट पब्लिशेस रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, ठीक है, करेंसी फाइनेंस के ऊपर रिपोर्ट। देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये कौन सी पब्लिकेशन करती है, आंसर है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो फोर्थ शेड्यूल है उसको कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करती है डिफाइन, ठीक है ना। हाँ, तो करेक्ट आंसर है कि इट एलोकेट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। जो फोर्थ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो काउंसिल ऑफ स्टेट है राज्यसभा, उसमें सीट एलोकेट करता है, होती है किसके अंडर, फोर्थ शेड्यूल के अंदर, ठीक है ना। कि फोर्थ शेड्यूल एलोकेट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया राज्यसभा, ठीक है ना। दिस फोर्थ शेड्यूल वाज क्रिएटेड बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, ठीक है, 1956 में क्रिएट करा गया फोर्थ शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हाट वे डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आंसर है कि थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटीज, पार्लियामेंट्री कमेटीज के थ्रू जो है इंडियन पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डालती है, ठीक है ना। हाँ, पार्लियामेंट्री कमेटीज के तहत, ठीक है। हाँ, डिटेल में देखते हैं। पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव कमेटीज थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटीज, ठीक है ना। वेरियस कमेटीज आर पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी एटसेट्रा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द माइनॉरिटीज इन इंडिया, ठीक है ना, एंड टेल विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है ना। तो पहले हाँ माइनॉरिटीज़ के ऊपर इंडिया में, ठीक है। पहले करेक्ट स्टेटमेंट है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ वाज गिवन द स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 1993, 1993 में स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला किसको, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ठीक है। उसके बाद है कि द स्मॉलेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया आर द ज़ोरेस्ट्रियंस, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी है इंडिया में वो कौन है, ज़ोरेस्ट्रियंस, ठीक है। देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज एंड प्रोटेक्ट्स रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है ना। आगे डिटेल देखते हैं कि देयर आर 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन इंडिया, नेमली मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड ज़ोरास्ट्रियन। तो टोटल हो गए 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज इंडिया में, ठीक है ना। कितनी हैं टोटल, 6 माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अ न्यू स्टेट if a new state of the Indian Union is to be created, which one of the following schedules of the constitution must be amended? तो आंसर है फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है ना। हाँ, कि फर्स्ट शेड्यूल comprises states and UTs, hence it must be amended if a new state or UT is added, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट में है फिर लिस्ट सेकंड है, ठीक है ना।
लिस्ट फर्स्ट में आ गया कुछ अमेंडमेंट एक्ट के रिलेटेड, और लिस्ट सेकंड में कि किस अमेंडमेंट में क्या हुआ, ठीक है ना, ये देखना है। तो करेक्ट आंसर है पहला आ गया द कॉन्स्टिट्यूशन 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991, 1991 का 69 मीन्स 69वां तरमीमी बिल जो था, इसके तहत क्या हुआ। आंसर है कि अकॉर्डिंग द स्टेटस टेरिटरी टू दिल्ली, ठीक है ना, स्टेटस टेरिटरी का स्टेटस मिला दिल्ली को, ठीक है, 1991 में के जो 1991 का जो 69 का अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशन 75th अमेंडमेंट एक्ट 1994, ठीक है, हाँ 75th मीन्स 75वां तरमीमी बिल 1994 का जो था, इसके तहत क्या हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट लेवल रेंट ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, स्टेट लेवल रेंट ट्राइब्यूनल्स बने, किसके तहत, जो 75th अमेंडमेंट एक्ट है 1994 का, ठीक है। उसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट एक्ट 2000, ठीक है, कि जो 18वां अमेंडमेंट एक्ट है 18th, ठीक है ना, हाँ 2000 का। तो उसमें क्या हुआ कि एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द 10th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। उसके बाद आ गया कि द कॉन्स्टिट्यूशन 83rd अमेंडमेंट एक्ट 2000, तो इसके तहत हुआ था पंचायत इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। हाँ ये थर्ड वाला रिपीट करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन 80th अमेंडमेंट एक्ट 2000, तो इसमें बना था कि एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस फॉर द 10th फाइनेंस कमीशन। उसके बाद जो है द कॉन्स्टिट्यूशन 83rd अमेंडमेंट एक्ट 2000 जो था 83rd 83वां तरमीमी बिल 2000 का, उसके तहत पंचायत जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डज द स्टेट गवर्नमेंट नॉट हैव कंट्रोल ओवर इट्स लोकल बॉडीज, ठीक है। कुछ नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे सिटीजन ग्रीवेंसेस, फाइनेंशियल मैटर्स, लेजिस्लेशन एंड पर्सनल मैटर्स, ठीक है। इनमें से बताओ आप कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डज द स्टेट गवर्नमेंट नॉट हैव कंट्रोल ओवर इट्स लोकल बॉडीज, ठीक है। तो आंसर है ए, मतलब सिटीजन ग्रीवेंसेस वाला करेक्ट आंसर है कि सिटीजन्स ग्रीवेंसेस इज़ द एरिया वेयर स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर इट्स लोकल बॉडीज़, ठीक है। कि जो सिटीजन के ग्रीवेंसेस हैं वो ऐसा एरिया है जहाँ पे जो है उसकी जो लोकल बॉडीज़ हैं उन पे स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में जो और ऑप्शंस थे जैसे फाइनेंशियल मैटर, लेजिस्लेशन, पर्सनल मैटर, उनमें स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन जो सिटीजन्स के ग्रीवेंसेस हैं, ठीक है, लोकल बॉडीज़ के ऊपर, वहाँ पे इसका कंट्रोल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हाई कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है, एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। हाँ कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं लेकिन उनमें से करेक्ट सिर्फ एक ही है, ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के रिलेटेड, ठीक है, हाई कोर्ट्स जो इंडिया में है उसके रिलेटेड, ठीक है ना। वो क्या है जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि हाई कोर्ट, हाँ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 62, यस ये सही है, ठीक है। हाँ इसमें 2 पॉइंट और भी देख लो, तो एक तो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इंडिया में जो हैं वो हैं 24, ठीक है। उसके बाद जो दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली यूटी जो है इसका अपना हाई कोर्ट है, ठीक है, ये किसी से शेयर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। लिस्ट 1 में कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स 54, 75, 155, 164, ठीक है। और लिस्ट सेकंड में जो है क्या क्या इनके अंदर आता है, ठीक है, वो देखना है हमें। हाँ तो लिस्ट 1 में कुछ आर्टिकल हैं, लिस्ट सेकंड में उसके अंडर क्या आता है, ठीक है ना। तो पहला आ गया आर्टिकल 54, ठीक है। आर्टिकल 54 में क्या है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन होते हैं आर्टिकल 54 के तहत, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने दिया आर्टिकल 75, उसमें क्या होता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंट होती है एज पर आर्टिकल 75, ठीक है। उसके बाद है कि हाँ मतलब क्या आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन होते हैं और आर्टिकल 75 में प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 जो है उसमें होता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, स्टेट गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है आर्टिकल 155 के तहत 155, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 164, 154, उसमें ये होता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 164 में अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ठीक है। हाँ तो ये इंपॉर्टेंट है कि देखो
प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होती है एज पर आर्टिकल 75, ठीक है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है आर्टिकल 155 के तहत, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं स्टेट के, उनकी अपॉइंटमेंट होती है आर्टिकल 164 के तहत, ठीक है। तो ये 4 आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 54, आर्टिकल 75, आर्टिकल 155 एंड देन आर्टिकल 164। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, ठीक है ना, एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना। 4 स्टेटमेंट दी गई हैं जो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज के रिलेटेड, और ऑल ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है ना। ये सब की सब सही हैं, ठीक है। हाँ, तो नंबर 1 स्टेटमेंट आ गई कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 RPA 1951, ठीक है, इट प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। इस एक्ट के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके तहत रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ठीक है। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज कैरिड आउट बाय द इलेक्शन कमीशन, हाँ ये भी सही है। उसके बाद आ गया कि annual level political party is one which is recognized in 4 or more states, ठीक है। हाँ सॉरी, एनुअल मतलब नेशनल लेवल, ठीक है, मैंने थोड़ा शायद गलत बोल दिया, माजरत हुआ हूँ, कि नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी इज़ वन विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट, ठीक है। उसके बाद आगे कि ड्यूरिंग द 1999 के तहत ड्यूरिंग द 1999 इलेक्शन जनरल इलेक्शंस देयर वर 6 नेशनल एंड 48 स्टेट लेवल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये 2001 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और 1999 के जनरल इलेक्शंस में 6 नेशनल पार्टी थी, 6 नेशनल और 48 स्टेट लेवल पार्टीज थी, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST इन द लोकसभा इज, ऑप्शन है आपके पास बिहार, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है, कि मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट रिजर्व्ड फॉर ST इन लोकसभा इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर SC ST इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332, दे प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये 2002 में आए थे ये क्वेश्चन, जो आगे पढ़ूंगा, ठीक है ना। हाँ, इसमें क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। हाँ, कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें करेक्ट बतानी। करेक्ट स्टेटमेंट है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है, ये सही है। डिटेल देखते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC विच कंप्राइजेज द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स, दे आर, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी जो है इट इज़ ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स, ठीक है। हाँ, राइट टू इक्वालिटी 6 आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं, और वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो बताने, ठीक है ना। वो हैं आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, ठीक है, मतलब आर्टिकल 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। ये राइट टू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स, दैट इज आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। ये जो हैं ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18, ठीक है, जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 जो है ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। आर्टिकल 15 जो है वो कहता है सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज, ठीक है। देन आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है आर्टिकल 17 बोलता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। आर्टिकल 18 बोलता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर रिकंसिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आंसर है 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है।
44th Amendment to the Indian Constitution empowers the President to send back any matter for reconsideration by the Council of Ministers. ठीक है, आर्टिकल 44 में आता है. The 44th Amendment Act through 44th Amendment Act, the President can send back the matter for reconsideration by the Cabinet once. ठीक है. Next question is कि the purpose of the inclusion of directive principles of state policy in the Indian Constitution is to establish what? आंसर है कि is to establish social and economic democracy. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं DPSP, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं किस मकसद के लिए, क्या इस्टेब्लिश करने के लिए? तो आंसर है कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP डाले. ठीक है ना, कि द पर्पज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू एस्टैब्लिश द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. ठीक है. Next question is which one of the following articles of the directive principles of state policy deals with the promotion of international peace and security. ठीक है ना, आंसर है आर्टिकल 51. आर्टिकल 51 जो है ऑफ DPSP deals with the promotion of international peace and security. आर्टिकल 51. आर्टिकल 51 of the Constitution deals with the promotion of international peace and security. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो आंसर है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. आर्टिकल 32 में आता है जो. ठीक है ना, कि ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कौन सा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि B.R. अम्बेडकर डिस्क्राइब द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दैट इज आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडिया. ठीक है, और बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है. ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट हैं, 4 में से सिर्फ 2 ही सही हैं. ठीक है ना. हाँ, उनमें से एक है कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. जैसे एक जज सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस सूरत में और जिस तरीके से निकाला जाता है, हाँ, रिमूव करा जाता है, वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी करा जाता है. ठीक है. उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट है कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इज 5 years फ्रॉम द डेट ही अज्यूम्स हिज ऑफिस टिल द डे ही अटेन्स द एज ऑफ 62 years विच एवर इज अर्ली. ठीक है, जो टर्म होती है इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस की वो 5 साल होती है. उस डेट से शुरू करते हैं व्हेन फ्रॉम द डेट व्हेन ही अज्यूम्स द ऑफिस. ठीक है, जिस दिन से वो ऑफिस अज्यूम करता है उस दिन से उसकी जो है वो काउंट होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टर्म. ठीक है ना. हाँ, टिल द एज ऑफ 62 years. ठीक है, जो भी इनमें से पहले आता है. या डिटेल में देख लेते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर रिसीव इक्वल सैलरीज आल्सो. दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years और अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years. हाँ, मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती कर दी है. मैंने स्टेटमेंट बोली कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज़ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ही अज्यूम ऑफिस और टिल द डे ही अटेन्स द एज ऑफ 62 years. ठीक है, 62 year नहीं, वो लेता है 65 years तक एज होती है. कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर रिसीव्स इक्वल सैलरीज आल्सो. दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years और अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years. ठीक है. हाँ, ठीक है, 6 साल तक 6 years तक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं रहते हैं, इनकी टर्म होती है या जब तक उनकी 65 साल उनकी एज होती है. ठीक है. हाँ, तो एक और स्टेटमेंट इसमें ये थी कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ इंटाइटल टू द सेम सैलरी एज इज़ प्रोवाइडेड टू अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. यस, ये भी सही है. उसके बाद ये था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर रेलवे जोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय. आंसर है कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वही बनाती है क्या? कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर रेलवे जोन्स. ठीक है, कौन बनाता है ये कमेटी? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स.
डिटेल में देखते हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कंस्टिट्यूट कंसल्टेटिव कमेटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विच आर अटैच टू वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड अरेंजेस देयर मीटिंग्स। ठीक है, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ दैट मिनिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5-year प्लान इन इंडिया इज़ फाइनली अप्रूव्ड बाई, आंसर है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC। ठीक है ना, कि 5-year प्लान इन इंडिया इज़ फाइनली अप्रूव्ड बाई, आंसर है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, हाँ हाँ, बट वी कैन से द 5-year प्लान इज़ फाइनली अप्रूव्ड बाई पार्लियामेंट। The 5-year plan is finally approved by Parliament in actual sense, but according to the given option, National Development Council is the best। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया गया है, एक तो दिया है यूनियन कैबिनेट, उसके दिया प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तीसरा प्लानिंग कमीशन, चौथा है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो रियल सेंस में तो पार्लियामेंट है, लेकिन इन ऑप्शन में से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ही ऐसे। ठीक है, जो कि 5-year डेवलपमेंट प्लान जो है अप्रूव करती है। Next question is, which one of the following authorities recommends the principles governing the grants in aid of the revenues to the states out of the Consolidated Fund of India? तो आंसर है फाइनेंस कमीशन, कि फाइनेंस कमीशन we can say the finance commission recommends the principles governing the grants in aid of the revenues to the states out of the Consolidated Fund of India। ठीक है, ये फाइनेंस कमीशन का काम है कि द प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट्स इन एड ऑफ रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर रिकमेंडेड बाय फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑफ द लोकसभा इज, द टर्म ऑफ द लोकसभा करेक्ट आंसर है कि इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, हाँ, कि जब इमरजेंसी हो तब जो पार्लियामेंट की टर्म है वो 1 साल तक एक्सटेंड करी जा सकती है एट अ टाइम। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जब हो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द केस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिटेड फॉर जनरल इलेक्शन कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड SC/ST कैंडिडेट रिस्पेक्टिवली इज, आंसर है कि 10,000 and 2,500। ठीक है ना, कि मतलब कि जो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिटेड फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कितनी होती है, 10,000, और SC/ST के लिए 2,500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डील्स विद व्हाट, आंसर है कि इट डील्स विद अ कंटिन्यूएशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि 93rd अमेंडमेंट एक्ट empowered the state to make special provision for socially and educationally backward classes than SC/STs people in educational institution including private educational institutions। ठीक है, 93rd अमेंडमेंट एक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड टेल द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिस्ट फर्स्ट में आ गया आर्टिकल, लिस्ट सेकंड में आ गया प्रोविजंस, कौन सा आर्टिकल का क्या प्रोविजन है। ठीक है, हाँ, तो करेक्ट आंसर है पहला है आर्टिकल 16 क्लास 2, आर्टिकल 16 क्लास 2 जो है, हाँ, इसमें क्या प्रोविजन है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस रिलीजन और कास्ट। ठीक है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस रिलीजन और कास्ट, ये आर्टिकल 16 क्लास 2 में, आर्टिकल 16 क्लास 2 में। उसके बाद है आर्टिकल 29 क्लास 2, आर्टिकल 29 क्लास 2 जो है, इसमें क्या है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट आर रिसीविंग स्टेट एड ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज आर एनी ऑफ देम। ठीक है ना, उसके बाद आ गया आर्टिकल 30 क्लास 1 जो है, इसमें है कि ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 31 क्लास 1। ठीक है, आर्टिकल 31 क्लास 1 में है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है ना, हाँ,
आर्टिकल 31 क्लास 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज टू द, आंसर है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ठीक है। हाँ, कि द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2003 में आए थे, जो आगे कुछ क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट, ठीक है। आंसर है कि फर्स्ट अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल ऐड करा गया था, ठीक है ना। कि द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लैंड रिफॉर्म्स एंड इज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, ठीक है। जो 9th शेड्यूल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें लैंड रिफॉर्म्स थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये पहला अमेंडमेंट 1951 में हुआ, उसके तहत जो है ये 9th शेड्यूल ऐड करा, ठीक है ना। दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट लॉज दैट आर कंट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, दैट आर कंट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है ना। हाँ, तो 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों जो हैं वो सही हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं कि द जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया इज सैंक्शन अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, आर्टिकल 108 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत जॉइंट सिटिंग होती है बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट की, ठीक है ना। हाँ, आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है। उसके बाद है कि द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वाज हेल्ड इन द ईयर, द फर्स्ट जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा वाज हेल्ड इन द ईयर 1961। ये याद रखना है इंपॉर्टेंट कि 1961 में पहली जॉइंट सिटिंग हुई थी आर्टिकल 108 के तहत लोकसभा राज्यसभा की, ठीक है। देन द सेकंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट वाज हेल्ड टू पास द बैंकिंग सर्विस कमीशंस रिपील बिल, ठीक है ना। हाँ, डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि द फर्स्ट जॉइंट सिटिंग वाज हेल्ड ऑन डोरी प्रोहिबिशन बिल 1961। द जॉइंट सिटिंग इज प्रोजाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है ना। हाँ, कि पहली जो जॉइंट सिटिंग थी पार्लियामेंट की, वो डोरी प्रोहिबिशन बिल पर थी, 1961 में करी गई थी, ठीक है। और किस कानून के तहत होती है, आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है। द जॉइंट सिटिंग इज प्रोजाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। उसके बाद है कि under which article of the Indian Constitution did the President give his assent to the ordinance on the electoral reforms when it was sent back to him by the Union Cabinet without making any changes in the year 2000, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है कि आर्टिकल 123, ठीक है, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 में। हाँ, कि under which article of the Indian Constitution did the President give his assent to an ordinance on electoral reforms when it was sent back to him by Union Cabinet without making any changes in 2002। तो ये आर्टिकल 123 के तहत जो है, जब 2002 में यूनियन कैबिनेट ने दोबारा जो है चेंजेस करने के बिना प्रेसिडेंट को जो है वो ऑर्डिनेंस दिया, तो उसने असेंट दी 123 के तहत, ठीक है। डिटेल में देखते हैं आर्टिकल 123 123 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इफ एट एनी टाइम when both the houses of the parliament are not in session and the president if satisfied that the circumstances exist which render it is necessary for him to take immediate action, ठीक है ना, he may issue such ordinance as the circumstances appear to him to require, ठीक है ना। the ordinance issued will have the same force as an act of the parliament, ठीक है। तो ये आर्टिकल 123 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट दी हैं, हमें करेक्ट वाली देखनी है, और करेक्ट स्टेटमेंट है कि देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर अ नॉमिनेटेड मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज अ यूनियन मिनिस्टर, ठीक है। हाँ, यस, ऐसा कुछ नहीं है। डिटेल में देखते हैं कि देयर इज नो बार फॉर अ ये हम इलेक्टेड मेंबर की बात नहीं कर रहे हैं, नॉमिनेटेड की बात कर रहे हैं, जो कि इलेक्शन के बिना जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देता है, जैसे 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट होते हैं ना, ठीक है।
या राज्यसभा में 8 मेंबर्स 8 या 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, ठीक है ना। कि देर इज़ नो बार फॉर अ नॉमिनेटेड मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, ठीक है। ही शुड बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और शुड बिकम मेंबर विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द पावर टू इनलार्ज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर रेस्ट विद, आंसर है कि द पार्लियामेंट, ठीक है ना। हाँ, किसके पास है ये पावर, आंसर है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि अंडर आर्टिकल 138 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 138, ठीक है ना। अंडर आर्टिकल 138 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट बाय लॉ कैन इनलार्ज द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी मैटर इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है। आर्टिकल 138 का यूज़ करते हुए पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर और जुरिस्डिक्शन को बढ़ा सकती है, ठीक है। हाँ, यूनियन किसी भी मैटर में यूनियन लिस्ट में, ठीक है ना। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 138 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट दी हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है ना। करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ 2 हैं, वो हैं, हाँ, वो ये है कि नंबर 1 कि वाइल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर एसोसिएटेड विद द कमेटीज ऑन पब्लिक अकाउंट्स एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स, हाँ, मेंबर्स ऑफ द कमेटी ऑन एस्टिमेट्स आर ड्रॉन इंटायरली फ्रॉम द लोकसभा, ठीक है। ये सही है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो एसोसिएट होते हैं किन कमेटीज़ में, जो कि कमेटीज ऑन पब्लिक अकाउंट्स उसमें, और पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर, पब्लिक अकाउंट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर जो कमेटीज़ बनती हैं उनमें राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जो एस्टिमेट्स के ऊपर कमेटीज़ होती हैं तो जो हैं वो इंटायरली जो हैं लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स वर्क्स अंडर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, ठीक है। कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, ठीक है, वो किसके, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स किसके अंडर काम करती है। दिस मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स वर्क्स अंडर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, ठीक है। जो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स होती है ना, उसके अंडर काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है। हाँ, तो स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट है, उसमें लिखा है कि मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नॉमिनेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन कमेटीज, काउंसिल, बोर्ड एंड कमीशंस एटसेट्रा सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द वेरियस मिनिस्ट्री, ठीक है। ये इनकरेक्ट है बिकॉज हाँ, ऑल द पार्लियामेंट्री कमेटीज आर अपॉइंटेड आर इलेक्टेड बाय द होस्ट आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर आर चेयरमैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज़ द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो आंसर है कोलकाता हाई कोर्ट हैज़ द पावर, हैज़ द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर अंडमान निकोबार आइलैंड्स, कोलकाता हाई कोर्ट, ठीक है। ये कोलकाता हाई कोर्ट हैज़ द जुरिस्डिक्शन ओवर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। देन चंडीगढ़ कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है ना उसके अंदर आती है चंडीगढ़, ठीक है ना। देन दिल्ली हैज़ इट्स ओन हाई कोर्ट वाइल पुडुचेरी कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ चेन्नई हाई कोर्ट, ठीक है। हाँ, दिल्ली की अपनी हाई कोर्ट है, लेकिन जो पुडुचेरी है वो आती है, जो चेन्नई हाई कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है पुडुचेरी हाई कोर्ट, ठीक है। कि पुडुचेरी कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ चेन्नई हाई कोर्ट एंड लक्षद्वीप इज रिलेटेड विद केरला हाई कोर्ट, लक्षद्वीप जो है वो केरला हाई कोर्ट के अंदर आती है, ठीक है। पुडुचेरी जो है वो चेन्नई हाई कोर्ट के अंदर आती है और लक्षद्वीप जो है केरला हाई कोर्ट के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट मेक अ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक द कोर्ट्स ओपिनियन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशंस डिसीजन ऑन डेफरिंग द गुजरात असेंबली इलेक्शंस इन द ईयर 2002, ठीक है। 2002 के जो गुजरात में असेंबली इलेक्शन हुए उसमें, ठीक है। तो आंसर है कि आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 में, ठीक है ना। डिटेल में देखते हैं इसका आंसर के आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइजेज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। द सुप्रीम कोर्ट मे और मे नॉट टेंडर इट्स एडवाइस to the president. The advice of the Supreme Court is also not binding on the president.
तो फिर देखते हैं कि अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट मेड अ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक कोर्ट्स ओपिनियन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शंस कमीशंस डिसीजन ऑन डेफरिंग द गुजरात असेंबली इलेक्शन 2002। ठीक है, आर्टिकल 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर इंडियन प्रोटोकॉल हु अमंग द फॉलोइंग रैंक्स हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, देन फार्मर प्रेसिडेंट, देन गवर्नर ऑफ द स्टेट विद इन हिज गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद इन हिज स्टेट एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो इंडियन प्रोटोकॉल के मुताबिक हु अमंग द फॉलोइंग रैंक्स हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो आंसर है इनमें से जो है गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद इन हिज स्टेट, तो ये जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फार्मर प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा और गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन हिज स्टेट, तो गवर्नर का रैंक बड़ा होगा इनमें। ठीक है, कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस फ्रॉम द हाईएस्ट रैंक टू द लोवेस्ट रैंक ऑफ द गिवन ऑफिसेज इज, पहले नंबर पे आ गया गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद इन ही स्टेट। ठीक है, बड़ा रैंक है। उसके बाद आ गया फार्मर प्रेसिडेंट, वो दूसरे नंबर पे। उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो तीसरे नंबर पे। और स्पीकर ऑफ लोकसभा ये चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, पहले पे आएगा गवर्नर ऑफ स्टेट, जब वो अपने स्टेट के अंदर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट दी हैं, इनकरेक्ट वाली बतानी है। इनकरेक्ट है कि अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया महाराष्ट्र पब्लिशेज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, ये इनकरेक्ट है। ठीक है ना, हाँ, बिकॉज अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश पब्लिशेज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स। ठीक है ना, हाँ, सबसे ज़्यादा इंडिया में यूपी जो है ये सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर अखबारें छापते हैं। ठीक है ना, हाँ। तो और जो करेक्ट स्टेटमेंट हैं इसमें इस क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। नंबर 1 ये है कि द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनॉमस क्वाजी जुडिशियल बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, कौन सी? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनॉमस क्वाजी जुडिशियल बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद है कि द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो प्रोवाइड्स एक्रेडिटेशन टू मीडिया पर्सन सो एज टू ईजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्राम गवर्नमेंट सोर्सेज। ठीक है, कि द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो प्रोवाइड्स एक्रेडिटेशन टू मीडिया पर्सन सो एज टू ईजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्राम द गवर्नमेंट सोर्सेज। उसके बाद है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI इज द लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी इन द कंट्री इंडिया। ठीक है, PTI। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है ना, हाँ, क्वेश्चन है कि इन दी इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। ठीक है ना, तो कुछ स्टेटमेंट दी है, मतलब कि वैल्यू ऑफ वोट के बारे में, वो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, हमको बतानी है। ठीक है, और करेक्ट स्टेटमेंट है वो कि जब मतलब कि इलेक्टोरल कॉलेज बनता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इंडिया में, उस वक्त जो द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इक्वल्स टू व्हाट। हाँ, कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड MP वो बराबर होती है, इट इज़ इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल इलेक्टेड MLAs डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs। ठीक है ना, कि जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, ठीक है ना, उसमें जो एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसके वोट की वैल्यू कितनी है। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसकी कितनी वैल्यू होती है उसके वोट की, वो वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि इट इज़ इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल इलेक्टेड MLAs, कि जिस स्टेट से वो आया उस स्टेट में कितने MLAs हैं। ठीक है ना, उन सारे के वोट्स की, इलेक्टेड MLAs के वोट्स की वैल्यू उसको डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs। ठीक है, जितने टोटल MPs हैं, तो वो होगा जो है वो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड MP बनेगी। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि हाँ, कि द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है,
और एक और अगर देखना हो कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए के वोट की कितनी वैल्यू होती है, इट इज़ इक्वल टू स्टेट पॉपुलेशन, जितनी भी स्टेट की पॉपुलेशन है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज ऑफ द स्टेट इनटू 1000, ठीक है। हाँ, जितनी पॉपुलेशन है स्टेट की उसको डिवाइड कर देना जितने भी इलेक्टेड एमएलएज हैं स्टेट के, और उसको मल्टीप्लाई कर देना 1000 से, तो वो बन जाएगा आपके एमएलए के, इलेक्टेड एमएलए के वोट की वैल्यू इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक है। और एक और है कि अगर हम 2017 में अगर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसकी बात करें तो उसमें जो है 776 एमपीज़ ने पार्टिसिपेट करा, मतलब उस इलेक्टोरल कॉलेज में थे 776 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 4120 एमएलएज थे, ठीक है ना। हाँ, इन्होंने पार्टिसिपेट करा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 2017 में, ठीक है। सो इनका टोटल नंबर बन गया, मतलब कि 776 एमपीज़ और 4120 हो गया इलेक्टेड एमएलए, तो इनको आपस में सम करा तो ये बन गया कोई 4896, ठीक है। 4896 लोगों ने मतलब कि इन इलेक्टेड बंधु ने जो है पार्टिसिपेट करा 2017 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, ठीक है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है कि द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी ओरिजिनली इन बंगाली, ठीक है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्यों? बिकॉज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज ओरिजिनली कंपोज इन संस्कृत, ठीक है। ओरिजिनली बंगाली में नहीं करा था, ये संस्कृत में करा था। जो सॉन्ग है ना नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ठीक है ना, ओरिजिनली ये कंपोज करा संस्कृत में, ठीक है। हाँ, नॉट बंगाली में, ठीक है। और करा तो आपको पता है किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है ना। अच्छा, तो हाँ, तो ये स्टेटमेंट, बाकी जो करेक्ट स्टेटमेंट हैं इस क्वेश्चन में वो ये हैं कि द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन साका एरा हैज़ इट्स फर्स्ट चैत्रा ऑन 22 मार्च नॉर्मली एंड 21 मार्च इन अ लीप ईयर, ठीक है। कि नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया जो है, जो कि साका एरा पर बेस है, ठीक है ना। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया जो है, कैलेंडर के स्पेलिंग होते हैं CALENDAR, ठीक है। DER वाला नहीं, DAR वाला, ठीक है ना। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया जो है ये साका एरा के ऊपर बेस है, हाँ, जो कि साका एरा के ऊपर बेस्ड है। इसका फर्स्ट चैत्रा जो होता है ये 22 मार्च को नॉर्मली होता है, लेकिन अगर उस साल लीप ईयर हो, ठीक है ना, मतलब 29 दिन का फेब हो, तो तब जो है ये 21 मार्च को होता है फर्स्ट चैत्रा, ठीक है। हाँ, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया के मुताबिक जो कि साका एरा में बेस्ड है, उसका फर्स्ट चैत्रा जो है ये 22 मार्च को नॉर्मली होता है, लीप ईयर में 21 मार्च को होता है, ठीक है। उसके बाद जो करेक्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन में वो ये है कि द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो है उसने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करा, ठीक है। अडॉप्ट करा 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट के द सॉन्ग जन गण मन कंपोज्ड ओरिजिनली इन बंगाली बाई रविंद्रनाथ टैगोर was adopted in its Hindi version by Constituent Assembly on 24 जनवरी 1950 as the national anthem of India। कि जो सॉन्ग है जन गण मन, तो ये जो है ओरिजिनली बंगाली में कंपोज करा रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना। हाँ, और इसको अडॉप्ट करा हिंदी वर्जन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, ठीक है। ये याद रखना कि जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ठीक है ना, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में अडॉप्ट करा था, ठीक है ना। हाँ, संस्कृत में अडॉप्ट करा था और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ठीक है। हाँ, और हाँ, उसके बाद ये है कि जो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया है इसको अडॉप्ट करा 22 जुलाई 1947 को, लेकिन जो नेशनल द सॉन्ग है जनगण मन, ठीक है ना, इसको जो है वो हिंदी वर्जन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट करा कब 24 जनवरी 1950 को एज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये याद रखना कि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कंपोज करा, और जो सॉन्ग है ये जनगण मन ये रविंद्रनाथ टैगोर ने करा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ऑप्शन में है आर्टिकल 215, आर्टिकल 275, 325, 355। कौन सा आर्टिकल है जो कि ये ऐलान कहता है? तो वो है आर्टिकल 355, 355। ठीक है, हाँ, आर्टिकल 355 जो है ये कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये आर्टिकल 355 में कहता है। ठीक है, 355 कहता है। ठीक है, क्या अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 355, 355 आर्टिकल कहता है क्या कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, इट शैल आल्सो बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिस्ट 1 में आ गया आइटम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लिस्ट सेकंड में आ गया कंट्री फ्रॉम विच इट वाज डिराइव्ड। ठीक है ना, हाँ, लिस्ट फर्स्ट में आ गया आइटम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लिस्ट सेकंड में आ गया कंट्री फ्रॉम विच इट वाज डिराइव्ड। ठीक है ना, तो ये देखना हमने। हाँ, तो लिस्ट फर्स्ट में आ गया आइटम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लिस्ट सेकंड में आ गया कंट्री फ्रॉम विच इट वाज डिराइव्ड। ठीक है, पहला अगर हम देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, तो ये लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से देखा। ठीक है ना, वहाँ से इंस्पायर होकर लिया आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से DPSP। ठीक है, उसके बाद आ गया फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये USA अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, उसके बाद है कनकरेंट लिस्ट इन द यूनियन स्टेट रिलेशंस। ठीक है, यूनियन स्टेट रिलेशन में जो कनकरेंट लिस्ट है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, उसके बाद जो है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स विद ग्रेटर पावर टू द यूनियन, ये लिया गया है कनाडा से। ठीक है ना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है ना, तो इनमें से कौन सा बिल जो है विच मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजॉरिटी, नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हर एक हाउस से जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना है। ठीक है ना, कि दीज अमेंडमेंट्स मस्ट बी अफेक्टेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज बाय ए मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। ठीक है, ये होता है स्पेशल मेजॉरिटी और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में होता है। इसके साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आगे एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।